हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, यहीं पर आपको सारा कुछ मिल जाने वाला है। फ्री पीडीएफ, फ्री क्विज, वीडियो कोर्सेज, ई बुक वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। क्विकली रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया और भारत दोस्तों इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कर रहा है। और इन्फोसिस आईटी कंपनी के अध्यक्ष रवि कुमार एस ने इस्तीफा दे दिया है। अपूर्व श्रीवास्तव को स्लोवाकिया गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की एयर राइफल टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारतीय पुरुषों की एयर राइफल टीम ने जीता है गोल्ड मेडल। भारतीय सेना ने अग्निवीर वेतन पैकेज के लिए 11 बैंकों के साथ समझौता किया है। और उड़ीसा राज्य सरकार ने संविदा भर्ती पर रोक लगा दी है, या कहें कि इसको समाप्त ही कर दिया है। जो थे उनको परमानेंट कर दिया है। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है भुवनेश्वर में। और अभी हाल में गृह मंत्री अमित शाह जी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में गाथा स्वराज की नामक गैलरी का उद्घाटन किया है। नाटो दोस्तों एक परमाणु अभ्यास कर रहा है, स्टीड फास्ट नून। ये वार्षिक इसका अभ्यास होता है, ऐसा नहीं है कि इसी बार कर रहा है, नाटो के द्वारा किया जाता है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग पढ़ेंगे आज की करंट अफेयर को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक का दिवाली 299 वाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही शानदार ऑफर है। 299 में आपको 24 अक्टूबर तक पूरे साल का टेक्स्ट बुक पास मिलने जा रहा है। लेकिन अगर आप इस पर भी डिस्काउंट चाहते हो तो कूपन कोड यूज कीजिएगा एमजेटी, आपको ये 299 की जगह 270 में मिल जाएगा। एसएससी सीजीएल का 226 लेटेस्ट पैटर्न पर मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। पुराने नए मिलाकर के 1148 मॉक टेस्ट केवल एसएससी सीजीएल के हैं, और भी सभी एग्जाम के यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। आप इनको सॉल्व करके अपनी परीक्षा, अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी जाकर के आप परचेज कर सकते हो टेक्स्ट बुक का पास। एमजेटी कूपन कोड डालना मत भूलना, क्योंकि शायद ही इससे कम दाम में आपको कभी देखने को मिले। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन को किस देश का नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया? तो दोस्तों ये चुने गए हैं स्वीडन के। स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे उल्फ क्रिस्टर्सन। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल। ये दोस्तों मैगडेलेना एंडरसन का स्थान लेंगे, जो कि स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी 2021 में। तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री का भी नाम आप याद रखेंगे। उनकी जगह पर अब नए प्रधानमंत्री यहां पर बन गए हैं उल्फ क्रिस्टर्सन। ठीक है, स्वीडन आया है। स्वीडन, चलिए पहले वर्ल्ड मैप पे हम लोग देखते हैं। वैसे आपको पता होगा नोबेल पुरस्कार यहीं दिया जाता है। तो वर्ल्ड मैप में आप देख पाएंगे, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आना है आपको यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पहुंचने के बाद नॉर्वे की तरफ पहुंच जाइएगा। ये जो देश दिख रहा है ना, ये है स्वीडन। ठीक है, नॉर्वे के बगल में है स्वीडन। इधर इस साइड में फिनलैंड आपको दिखेगा। मैंने अभी नोबेल पुरस्कार का जिक्र किया। नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी के द्वारा ही दिया जाता है दोस्तों, और वहीं शांति का नोबेल नॉर्वे की संसद ओस्लो के द्वारा दिया जाता है। फिलहाल नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई है, उस पर मैंने ट्रिक वाली वीडियो बनाई हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। स्वीडन की अगर कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल होती है स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कई बार, सिप्री जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और सिप्री के द्वारा जो है ना, बहुत सारी रिपोर्ट जारी की जाती है हथियारों वगैरह को लेकर के। जैसे अभी एक रिपोर्ट आई थी कि भारत जो है ये एशिया पैसिफिक रीजन में हथियार उत्पादक देशों में चौथे स्थान पर है, जबकि ओवरऑल विश्व में हथियार आयातक देशों में ये पहले स्थान पर है। यहाँ की करेंसी होती है स्वीडिश क्रोन। कैसे याद रखना है? ये याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं उसमें जो धनराशि दी जाती है वो स्वीडिश क्रोन में ही तो दी जाती है। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में एएफसी एशियाई कप की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों 2023 में एएफसी एशियाई कप की मेजबानी करने वाला है कतर। कतर एक देश है, एक खाड़ी देश है, और यहीं पर फीफा वर्ल्ड कप भी होने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप अभी जस्ट बस शुरू ही होने वाला है, 2022 में ही होना था, और अब जस्ट अभी अक्टूबर नवंबर में ही ये शुरू होगा। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप कतर मेजबानी करने जा ही रहा है। एक और मेजबानी पा गया अगले साल के लिए। 2023 का एएफसी एशियाई कप की मेजबानी अब कतर करेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, कतर पिक्ड एज होस्ट फॉर 2023 एशियन कप एंड एक्सपेक्टेड मूव टूर्नामेंट टू जनवरी 2024। तो ये जो है 2023 में होगा, आयोजित होगा।
ये चाइना की जगह पर हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि देखो चाइना ये होस्टिंग पाने वाला था, लेकिन चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी चल रहा है और इसी वजह से कतर को ये मेजबानी सौंप दी गई है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये वाला जो 2023 वाला है ये तो कतर पा गया, 4-4 साल पर होता है। तो अगला वाला भी अनाउंस कर दिया गया है कि भारत और सऊदी अरब जो है ना, ये 2027 का एशिया कप की मेजबानी करेगा। ठीक है। तो एएफसी एशिया कप 2027 की मेजबानी भारत और सऊदी अरब करेंगे, 2023 वाला कतर करेगा। अच्छा, कतर को क्यों चुना गया? क्योंकि दोस्तों जो पिछला वाला संस्करण हुआ था ना 2019 में, उसको जीता था कतर ने। ठीक है, कतर पिछले संस्करण का विजेता था और इसी वजह से इसे चुन लिया गया। फिलहाल कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं कतर है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में देखोगे ये रहा प्यारा भारत ना, यहां से आप आओगे खाड़ी देशों की तरफ, खाड़ी देशों में यानी कि इन देशों की तरफ आओगे तो यहां पर आपको देखो बहुत सारे देश दिखेंगे छोटे मोटे, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत ही छोटा देश है कतर, और इससे भी छोटा तो बहरीन है। ठीक है, लेकिन कतर आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अमीर देश है, हल्के में मत लेना। दोहा, दोहा इसकी कैपिटल होती है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे टूर्नामेंट देखने को मिल जाएंगे, कई बार आयोजित होते हैं, खास करके शतरंज वगैरह के टूर्नामेंट बहुत ज्यादा आयोजित होते हैं। तो कतर यहाँ पर है। ठीक है ना, चारों तरफ से देख लीजिए समुद्र से लगभग घिरा हुआ है, बस एक तरफ से ये सऊदी अरब से थोड़ा सा अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो यहीं पर आयोजित होगा। ठीक है, इन देशों में ना तेल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। वैसे कतर की जो करेंसी होती है वो कतरी रियाल होती है, कतरियन रियाल कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाने की घोषणा करी? देखिए आज इंटरनेशनल न्यूज बहुत सारी आई हुई हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में जापान ने गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाने की घोषणा कर दी है। अब ये प्रतिबंध था क्या, पहले इसको समझिए। यहाँ पर आप देख पाओगे रेफरेंस के लिए आर्टिकल है, जापान सेटअप टू स्क्रैप रीमैरिज रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेग्नेंट विमेन। एक्चुअली में यहाँ पर एक कानून था जापान में कि अगर कोई महिला है वो अगर किसी से तलाक लेती है और अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो दूसरी मैरिज नहीं कर सकती है उस टाइम पर। कब तक उसको रुकना पड़ेगा? कम से कम 100 दिन तक रुकना पड़ेगा, 100 दिन तक वेट करना पड़ता था और उसके बाद ही वो दोबारा से मैरिज कर सकती थी। तो ये वहां पर कानून था और ये आज का नहीं, बहुत पुराना कानून था। तो इस पुराने कानून को खत्म करने का निर्णय ले लिया है जापान ने। जापान जो है गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध अब हटा देगा। 1896 से ही ये लागू है। ठीक है, मतलब आप सोचो कि जब से ओलंपिक शुरू हुआ है, 1896 में ही तो पहला ओलंपिक हुआ था, तब से आज तक देखिए यहाँ पर जापान में चल रहा है। 2016 में इस पे थोड़ा बड़ा संशोधन भी किया गया था, मांग काफी ज्यादा उठ रही थी, लेकिन अब फाइनली ये हटा ही दिया जाएगा। जापान आया है, चलिए इसको भी देख ही लेते हैं वरना ये बुरा मान जाएगा। तो दोस्तों फिर से देखेंगे, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से अब की बार अपने राइट साइड में आना है, आपको पूर्व में आना है। तो यहाँ पर आप चाइना को क्रॉस करोगे, उसके बाद साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इसको क्रॉस करके यहाँ पर पहुंचोगे आप जापान। ये रहा जापान। जापान की कैपिटल होती है टोक्यो। टोक्यो में ही अभी 2021 में हुआ था ओलंपिक्स, आपको पता है 32वां ओलंपिक था, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो भी सर्च कर सकते हैं। जापान की अगर दोस्तों इकोनॉमी की बात करें तो जापान तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका, फिर चाइना, फिर तीसरे पर जापान ही आ रहा है, फिर जर्मनी आता है, उसके बाद इंडिया आ गया है यूके को पीछे करके। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे अलग थलग ये सबसे पूर्व में पड़ा हुआ है। अच्छा, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ये सभी देश ना मिल करके बनाते हैं एक क्वाड ग्रुप। ठीक है, क्वाड ग्रुप भी आप याद रखेंगे, क्वाड ग्रुप का हिस्सा इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस है। करेंसी है जापानी येन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने राज्य में डिजिटल आधारित शिक्षण और विकास को योजना बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों गूगल ने अभी हाल ही में असम राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, वहां पर डिजिटल बेस्ड एजुकेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब गूगल की जिम्मेदारी होगी कि असम में ये डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे और साथ ही साथ वहां पर डिजिटल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दे। ठीक है, डिजिटलाइजेशन बोले तो जैसे कि डिजिटल पेमेंट या डिजिटल जो भी ट्रांजेक्शन्स हों, या फिर सिर्फ ट्रांजेक्शन से नहीं और भी जो काम हों वो थोड़ा सा डिजिटाइज तरीके से हों, तो उसमें कैसे गूगल हेल्प कर सकता है, इसके लिए गूगल ने असम सरकार के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो असम गवर्नमेंट की स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट, जिसे सीड के नाम से जाना जाता है,
इससे ये समझौता हुआ है। इससे स्कूलों में भी डिजिटलाइजेशन की व्यवस्था करी जाएगी, स्कूल में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। क्लियर है? तो गूगल जो है असम के युवाओं के लिए सर्टिफिकेट भी तैयार करेगा, सर्टिफिकेट भी उनको देगा और जिससे स्कॉलरशिप भी उनको मिल सकेगी। वैसे गूगल के बारे में आप जानते ही हो, सर्जेई ब्रिन और लैरी पेज ने 1998 में इसकी स्थापना करी थी और इसके सीईओ हैं वर्तमान में सुंदर पिचाई और ये एक अमेरिकन कंपनी है। बात करेंगे असम की। असम की राजधानी होती है दिसपुर। इंडिया के मैप में आपको यहाँ पर दिखेगा असम। असम के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से। यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। यहाँ पर दोस्तों झीलों की अगर बात करें तो हफलोंग झील है, चंडूबी है, डिखाली पुखरी है, शिव सागर है, तमरंगा है, डिगबोई झील है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछा जाता है। नेशनल पार्क 7 है यहाँ पर, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़, सैखोवा, देहिंग पटकाई। ठीक है, और मैंने इस पर एक आपको ट्रिक भी बना करके दी हुई थी, जिनको याद हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। असम का बिहू नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। भोरताल भी यहीं पर बनाया जाता है। असम ना इन सभी 7 सिस्टर स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है। चाहे आप वेस्ट बंगाल लगा लो, चाहे आप मेघालय, चाहे अरुणाचल प्रदेश, चाहे नागालैंड, चाहे मणिपुर, चाहे त्रिपुरा, चाहे मिजोरम, सभी से अपना ये बॉर्डर शेयर करता है। तो असम एक लौता ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर की जितने भी स्टेट है ना, सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में बंधन बैंक का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो दोस्तों बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली आपको पता है वर्तमान में ये बीसीसीआई के अध्यक्ष है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं और पूर्व भारतीय क्रिकेटर है, पूर्व भारतीय टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। तो इनको बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, अपॉइंट सौरभ गांगुली इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो अभी कुछ दिन पहले ड्रीम सेट गो के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, बताया था मैंने। ठीक है, इसके अलावा माई 11 सर्कल के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं और भी बहुत सारी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिलहाल बंधन बैंक के भी होंगे। बंधन बैंक जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, फाउंडर एंड सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष, हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में। ठीक है, आगे अब कुछ और जो ब्रांड एम्बेसडर्स आए हैं उनका रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भाई गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट की बनाई गई स्मृति मंदाना, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के रोहित और उनकी पत्नी रितिका, बुर्जिल होल्डिंग्स के शाहरुख खान बनाए गए जो कि यूएई की एक कंपनी है। पुण्य कोटि दत्तू योजना किच्चा सुदीप को बनाया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। ड्रीम सेट गो सौरभ गांगुली बनाए गए। मास्टर कार्ड के लक्ष्य सेन, किदम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बनाया गया। उत्तराखंड के ऋषभ पंत को बनाया गया। वंदना कटारिया को भी बनाया गया है, वंदना कटारिया को भी बनाया गया है। इसके अलावा अक्षय कुमार को भी बनाया गया है, अक्षय कुमार को भी बनाया गया है। तो ये सभी नाम आप याद रखेंगे। कोका कोला लिम्का स्पोर्ट प्रोडक्ट नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। नीरज चोपड़ा को ही टाटा एआईए का भी बनाया गया है, टाटा एआईए का भी बनाया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, गोदरेज मैजिक बॉडी वॉश इसके शाहरुख खान बनाए गए हैं। अगला है, हाल ही में कहां पर श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में केरल में श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इनॉग्रेशन ऑफ श्री चित्रा कॉन्क्लेव। ये श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिवेंद्रम में किया गया है। ठीक है ना, त्रिवेंद्रम केरल में स्थित है। तो श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में इसका उद्घाटन किया गया। और किसने किया? केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इसका उद्घाटन किया है। क्यों किया गया है? देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में जो टेक्निकल जो चुनौतियां आती हैं उनके समाधान करने के लिए और इससे रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं उनको एक मंच पर लाने के लिए ये किया गया है। ठीक है, केरल में। आगे, T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों अयान खान। अयान खान अभी रिसेंटली 16 वर्षों की उम्र में ही T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू कर दिए हैं और T20 विश्व कप खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। यूएई के हैं ये। ठीक है, नाम समझ करके आप ये मत समझिएगा इंडिया या फिर पाकिस्तान या बांग्लादेश के, ये यूएई के हैं। ठीक है, यूएई की टीम से खेलते हैं। तो यहां पर आप देख पाओगे यूएई's अयान खान मेक्स हिस्ट्री, बिकम द यंगेस्ट प्लेयर इन T20 वर्ल्ड कप। इनका पूरा नाम है अयान अफजल खान। ये यूएई की टीम के ऑलराउंडर हैं और नीदरलैंड के खिलाफ अभी T20 मैच जैसे ही खेलने उतरे तो ये रिकॉर्ड हासिल कर लिए। अच्छा, इससे पहले किसके नाम था रिकॉर्ड? इसके पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के नाम था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोहम्मद आमिर जब डेब्यू किए थे ना 17 साल की उम्र में, तब अयान खान उस टाइम पर 3 साल के थे। ठीक है, और तब का रिकॉर्ड अब जाकर के इन्होंने तोड़ा है, यानी कि समझ लो 13 साल के बाद ये रिकॉर्ड टूटा है।
अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये इंटरनेशनल मैचेस में डेब्यू करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है T20 वर्ल्ड कप में सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाले खिलाड़ी। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप जो होता है ये जल्दी होता नहीं है, इंटरनेशनल मैच जो है ये तो हमेशा चलता ही रहता है। तो इंटरनेशनल मैच की यहाँ पर बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने की। ठीक है, वैसे T20 वर्ल्ड कप जो 2021 वाला अभी जो हुआ था उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता हुआ है, और इस बार जो आयोजन हो रहा है ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा है। कब से कब तक? 16 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 13 नवंबर तक चलेगा। क्लियर है? अच्छा, दिवाली ऑफर्स स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, इसके तहत आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप कूपन कोड यूज करते हो दिवाली 52। तो जाइए गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन पर डाउनलोड कीजिए और वहां से कोई सभी वीडियो कोर्स परचेज करेंगे तो अभी के लिए आपको 50% डिस्काउंट पर मिलेगा चीजें। ठीक है, चाहे आप सीजीएल बैच लो, चाहे आप कोई भी ई बुक लो, सब कुछ आपको 50% डिस्काउंट रेट पर मिलेगा, इसका आप फायदा जरूर उठाएं। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा को बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल में सेहान करुणा तिलका ने एक पुस्तक लिखी हुई थी, उपन्यास लिखा हुआ था द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इसको बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है, बुकर पुरस्कार इसे मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। श्रीलंकन ऑथर हैं ये और इनको ये मिला है अवार्ड। ठीक है, इनकी इस उपन्यास, इस नॉवेल के लिए, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। ठीक है, तो श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणा तिलका को मिला है। अच्छा, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर आपने कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में बताया था, अब ये बुकर पुरस्कार फिर आ गया। देखिए एक्चुअली में ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी दिया गया है और बुकर पुरस्कार भी दिया गया है, दोनों ही साहित्य के लिए ही दिए जाते हैं हालांकि, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार ये दोनों अलग अलग होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस बार गीतांजलि श्री को मिला है, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, और ये हिंदी के लिए मिलने वाला पहला ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार था। मैंने आपको बताया था इसके बारे में, गीतांजलि श्री भारतीय हैं और हिंदी के लिए पाने वाली ये पहली भी महिला बन गई हैं। ठीक है, आगे, दुनिया में मछली उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो मछली उत्पादन के मामले में अभी एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि भारत जो है ये तीसरा दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री बन गया है मछली के प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, तो यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे इससे रिगार्डिंग, इंडिया स्टैंड थर्ड इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ फिश प्रोडक्शन। ठीक है, टॉप पर चीन है। ठीक है, पहले भी था, अभी भी चीन बना हुआ है। इसके अलावा अच्छा एक चीज और बताया गया कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक तो है ही, साथ ही साथ चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्वाकल्चर यानी जलीय कृषि वाला देश है। मछली उत्पादन में तो हम लोग तीसरे हैं, लेकिन अगर पूरा का पूरा ओवरऑल जलीय जो भी जीव होते हैं उनके उत्पादन की अगर बात की जाए ना, तो उसमें हम लोग दूसरा स्थान रखते हैं। वैश्विक मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 7.96% यानी दुनिया भर में जो भी मछलियां प्रोड्यूस होती हैं उसमें लगभग 8% तो इंडिया से प्रोड्यूस होती हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश चाइना याद रखेंगे। अगर भारत में आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में होता है। भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है इसके तहत, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके तहत जो मत्स्य पालन क्षेत्र से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं उनको एक प्रकार की कहें शॉर्ट टर्म लोन वगैरह भी दिया जाता है। ठीक है, और सहायता भी मुहैया कराई जाती है सरकार के द्वारा। तो ये सब मछलियों से रिलेटेड चीजें थी। आपको कमेंट करके बताना है कि मछलियों के उत्पादन या फिर कहें मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो कल्चर वाला होता नहीं था, साइंस वाला, तो आप कमेंट करके बताओ ऐसे ही कौन से कल्चर को मछली के उत्पादन से जोड़ा जाता है। आगे, इसरो ने 23 अक्टूबर को वनवेव के कितने उपग्रहों को लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो दोस्तों इसरो 23 अक्टूबर 2022 को वनवेव एक दोस्तों ब्रिटिश कह सकते हैं या कहें ब्रिटेन में स्थित एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, तो उसके अभी 36 सैटेलाइट को लॉन्च करने की घोषणा किया हुआ है। अब देखो वनवेव जो कंपनी है ना, ये वैसे ही जैसे स्पेस एक्स का स्टारलिंक है वैसे ही ये भी अपना एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, यानी अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स का गुच्छा बना रहा है और वहां से इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। तो ये वनवेव जो है वो सैटेलाइट की डील अभी तक किया हुआ था रॉसकॉस्मोस से। तो उसके जो सोयूज रॉकेट है ना, समझ रहे हो ये कहाँ का है? रसिया का है। ठीक है, इससे अपना ये डील किया हुआ था, लेकिन आप देख रहे हो रसिया और ब्रिटेन साइड में मतलब क्या ही चल रहा है। तो अब इन सब चीजों को देखते हुए वनवेव तलाश कर रहा है कि हमारा सैटेलाइट कौन लॉन्च करे।
कुछ दिन तो डील चली, थोड़ा बड़ा सैटेलाइट स्पेस एक्स से लॉन्च करवा दिए, लेकिन स्पेस एक्स फिर भी थोड़ा सा इनको टफ पड़ा। इन्होंने कहा चलो इसरो की तरफ रुख करते हैं। तो इसरो को 36 सैटेलाइट दिए हुए हैं लॉन्च करने के लिए। इसरो 36 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। किससे लॉन्च करेगा ये इंपॉर्टेंट है, GSLV MK3 से। GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, अपना वही वाला भारी वाला जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट है उससे। तो जिससे अपने हम लोगों ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। अभी मैं चंद्रयान 2 पर कल वीडियो एक बनाया हुआ हूँ, उसको भी आप देखिएगा जरूर टाइम निकाल करके, ठीक है। तो GSLV MK3 रॉकेट का इस्तेमाल करेगा इसरो इसे लॉन्च करने के लिए। 36 सैटेलाइट होगी वन वेव की, जो 23 अक्टूबर को लॉन्च करी जाएगी। ये सभी सैटेलाइट जा रही हैं इंटरनेट प्रोवाइड करने के उद्देश्य से, ठीक है। बहरहाल आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से इसरो इसे लॉन्च करेगा। इसरो आया है, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की स्पेस एजेंसी है और गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है, ठीक है। अगर हम लोग प्राइवेट की बात करें तो स्काई रूट भी अपनी ही है, स्काई रूट हुआ, ये सभी अपनी ही है, ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। डॉक्टर सोमनाथ जी इसके चेयरमैन हैं। 15 अगस्त 1969 की इसकी स्थापना हुई है। अच्छा, इसरो के द्वारा आने वाले कुछ मिशन हैं, जैसे आदित्य L1 मिशन, शुक्र मिशन 2024 तक आ जाएगा। इसके अलावा चंद्रयान 3 आने वाला है। इसके अलावा हम लोग समुद्रयान भी करने वाले हैं। हम लोग अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं यात्रियों को गगनयान मिशन के तहत, ठीक है। तो ये सभी इसरो के कुछ अपकमिंग मिशन हैं। ओके, तो ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लास्ट डे मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना, और पब्लिक अफेयर्स रिपोर्ट 2022 में छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम किस स्थान पर है। तो इसमें सिक्किम जो है छोटे राज्यों में टॉप पर है और बड़े राज्यों में हरियाणा टॉप पर है, और वहीं गोवा जो है ये हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। आज का क्वेश्चन क्या है आपके लिए? आज का क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी कौन सी बनी है, और दूसरी कौन सा देश यूक्रेन से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इनमें से कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। और हाँ, इसकी क्विज और PDF प्राप्त करना मत भूलना, ये मिलेगी आपको MZT ऐप पर। ऑफर्स चल रहे हैं, दिवाली 50 कूपन कोड यूज कीजिए और आप वीडियो कोर्स का फायदा उठाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।